प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस व्याख्यान माला में स्वागत है। आज हम सुरेंद्र वर्मा और उनकी लिखी एकांकी हरी घास पर घंटे भर का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और ये सब हम द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें सुरेंद्र वर्मा के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी कि अक्सर आपके पाठ्य पुस्तकें जो दी हुई है उसमें कम ही वर्णन आपको मिलता है। और उसके बाद उनका जो कृतित्व है, उनके लिखे हुए जो साहित्य हैं, उन पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा साहित्य, किस किस तरह का साहित्य आपने रचा, और तत्पश्चात हम उनके साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सुरेंद्र वर्मा का जो व्यक्तित्व रहा है, उनका जो जीवन रहा है, उस पर एक हल्की सी दृष्टि डाल लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा का जन्म 7 सितंबर 1941 को हुआ था और जन्म स्थान था इनका झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और झांसी को हम एक दूसरे रूप में भी जानते हैं कि झांसी को हम किसके लिए याद करते हैं, वो भी आपको इस समय ध्यान आ जाना चाहिए। इनके पिता का नाम वंश गोपाल वर्मा था, जो कि व्यवसाय से वकील थे, और आपकी माता का नाम श्यामा देवी था। इसके साथ साथ इनके भाई रविंद्र वर्मा भी एक अच्छे साहित्यकार रहे हैं। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, आपने एमए भाषा विज्ञान में किया, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद अर्थात एमए करने के बाद आप सागर विश्वविद्यालय और एक दिल्ली में स्थित अमेरिकी संस्थान में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। उसके बाद आपने ये जो है नौकरियां नहीं रखी अपने पास, उनको छोड़ दिया और आपने दिल्ली में रहकर एक स्वतंत्र लेखक के रूप में नाटक, उपन्यास और फिल्म लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए कार्य किया। अब इनकी रुचि जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में भी रही है, संस्कृति में भी रही है। इसके अलावा रंगमंच और अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेमा था उसमें भी आपकी गहरी रुचि थी, और उसी का परिणाम था कि आपने फिल्म लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्य किया और लेखन में भी भारतीय इतिहास और संस्कृति की स्पष्ट छाप आपको दिखाई दे जाती है। अब आते हैं इनका साहित्य कौन सा रहा या किस किस क्षेत्र में आपने रचना की। ये कोई इनकी हालांकि प्रसिद्धि तो हम जानते हैं कि नाटककार के रूप में थी, एकांकीकार के रूप में थी, और ऐसा माना जाता है कि हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण विधा नाटक की विधा ही है, क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों साथ साथ चलते हैं, जो कि दर्शकों पर और पाठकों पर बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं, क्योंकि उनके समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो देखने और सुनने से मस्तिष्क किसी भी चीज़ से अपना संबंध स्थापित करने में आसानी महसूस करता है। तो ये ज़्यादा अच्छी एक विधा साहित्य की दृष्टि से मानी जाती है, और आप इसी क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपने खाली नाटक ही लिखे होंगे या आपने खाली एकांकियाँ ही लिखी होगी। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र ऐसे रहे हैं जिनमें आपने कार्य किया है। नाट्य और एकांकी तो थी ही, इसके अलावा आपका कथा साहित्य भी रहा है, और कथा साहित्य में आपने उपन्यासों की भी रचना की है, कहानियों की भी रचना की है, व्यंग्य भी लिखे हैं, और इसके अलावा कुछ रूपांतरित जो रचनाएं हैं वो भी आपने की है। इसके अलावा काव्य संकलन भी हमको आपका मिल जाता है, और इस काव्य रचना के, इस साहित्य सेवा के परिणाम स्वरूप
इनको बहुत से पुरस्कार भी मिले, उनका भी हम आगे वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इनकी रचनाओं में, इनका नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य में आपने काफ़ी नाटक लिखे, उनमें से प्रमुख 3 नाटक मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। वो है सेतुबंध, दूसरा है नायक खलनायक विदूषक, और तीसरा है द्रौपदी। ये 3 नाटक जब भी चर्चा होती है एक साथ इनकी चर्चा की जाती है। इसके अलावा आपने सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, अब देखिए शीर्षक लंबा है लेकिन इसके बावजूद ये हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। क्यों? अंतिम किरण से लेके पहली किरण तक, जबकि होता क्या है पहली से लेके अंतिम तक, लेकिन आपने उसका उल्टा रखा है जो कि हमारा ध्यान तुरंत खींच लेता है। फिर 8वां सर्ग, फिर छोटे सैयद बड़े सैयद। इसके अलावा कैद ए हयात नामक नाटक भी आपने लिखा। शकुंतला की अंगूठी भी आपकी रचना रही है। एक दूनी एक नामक नाटक भी आपने लिखा। रति का कंगन, इसके अलावा आपने जो है उसकी रचना की। और इसके साथ साथ आपने मुगल महाभारत नाट्य चतुष्टय नाम से भी एक नाटक लिखा। तो इस तरह से कुल जो है 11-12 नाटक आपके मुख्य रूप से हमारे सामने आए। इसके अलावा आपने काफ़ी एकांकियाँ भी लिखी और इनके 6 एकांकियाँ प्रमुख रही है जो एक एकांकी संग्रह में छपी, और उस एकांकी संग्रह का नाम था नींद क्यों रात भर नहीं आती। नींद क्यों रात भर नहीं आती। और इसमें कुल मिलाकर के इस एकांकी सहित 6 एकांकियाँ हैं। तो पहली तो मैंने बताई दी, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दूसरी एकांकी शनिवार को 2 बजे। तीसरी एकांकी वे नाक से बोलते हैं। चौथी एकांकी हरी घास पर घंटे भर, जो कि आपकी इस पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। और इसमें जवान जोड़े और बुढ़े जोड़े के वैचारिक अंतर को या आपसी संवाद को लेकर के हमारे सामने एक परिस्थिति पैदा की गई है। 5वां है मरणोपरांत, और 6ठी एकांकी है हिंडोल इंगो। तो इस तरह से ये 6 एकांकियाँ इनकी एकांकी संग्रह में रही है। फिर इनके कथा साहित्य पर आते हैं। ये तो नाट्य साहित्य हो गया, अब आते हैं हम कथा साहित्य पर। इनके कथा साहित्य में उपन्यास पे आते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से उपन्यास आपने लिखे। तो लगभग 5 उपन्यास आपके लिखे गए। जो पहले उपन्यास का मैं नाम लूँगा वो है अंधेरे से परे। अंधेरे से परे। दूसरा जो उपन्यास रहा मुझे चांद चाहिए, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास ये रहा है। तीसरा उपन्यास जो है 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता। अब आप देखिए मुर्दे हैं और उनको गुलदस्ता, किस तरह से मुर्दों के लिए गुलदस्ते हो सकते हैं, वो लेखक ने यहाँ किया। चौथा है बंबई भित्तिलेख। फिर 5वां है काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। बड़ा ही जबरदस्त शीर्षक है। वृक्ष को और किससे काटना? एक पंखुरी की धार से। तो अजीब सा लगता है लेकिन आकर्षित करता है। फिर इनके कहानी संग्रह पर आते हैं। इनके 2 कहानी संग्रह प्रमुखतः रहे। पहली जो कहानी संग्रह है वो है कितना सुंदर जोड़ा, कितना सुंदर जोड़ा। और दूसरा इनका कहानी संग्रह रहा प्यार की बातें तथा अन्य कहानियाँ। प्यार की बातें तथा अन्य कहानियाँ। तो इस तरह से इनमें काफ़ी कहानियाँ आ गई हैं। फिर इसके अलावा आपने कुल 14 व्यंग्य लिखे जो एक व्यंग्य संग्रह में संकलित है। उस व्यंग्य संग्रह का नाम जहाँ बारिश न हो, जहाँ बारिश न हो, उसमें कुल 14 व्यंग्य संकलित है। और उनमें संवादों के द्वारा, बातचीत के द्वारा, घटनाक्रम के द्वारा
व्यंग्य और हास्य पैदा किया गया है। इनका एक रूपांतर भी हमारे सामने आता है, बिल्ली चली पहनकर जूते। बिल्ली कभी जूते नहीं पहनती है, लेकिन आपने शीर्षक दिया है तो क्या कहना चाहते हैं वो हमको पढ़ने पर ही पता लग सकता है। फिर है इनका काव्य संकलन अस्वीकृत सूर्य, अस्वीकृत सूर्य, जो कि एक संकलन है और इसमें काफ़ी कविता इनकी संकलित है। अब आते हैं इस साहित्य के बाद कि इनका यह साहित्य प्रमुखतः हमारे सामने आता है, और इनमें से कुछ एकांकियाँ और कुछ अन्य रचनाएं इनकी जो है धर्मयुग है, कल्पना इत्यादि जो पत्र पत्रिकाएं थी उस समय चलने वाली, प्रमुखतः चलने वाली, यूँ सामान्य पत्रिका नहीं, धर्मयुग तो बहुत प्रसिद्ध एक पत्रिका रही है, तो उसमें भी आपकी जो रचनाएं हैं खासतौर से एकांकियाँ जो है वो छपती रही हैं। और इनको इनकी साहित्य सेवा के लिए 4 प्रमुख पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जो इनमें से एक पुरस्कार तो इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान। दूसरा इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार जो आपको मिला वो था भारतेंदु पुरस्कार, और चौथा कालिदास पुरस्कार। तो इस तरह से आपको इन अपनी रचनाओं के लिए विविध प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए। अब हम आ सकते हैं कि आपकी साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं रही है। तो जब हमने अब तक ये जो नाटक और एकांकियाँ वगैरह इनके नाम पढ़े हैं, इन सब को आधार मानते हुए, इन सब का ध्यान रखते हुए हम इनके साहित्य की विशेषताओं को सामने रखेंगे। साहित्य की विशेषताओं को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो कलागत विशेषताएं और दूसरी भावगत विशेषताएं। कलागत विशेषताओं के अंतर्गत कला संबंधी, जिसमें व्याकरण भी होती है, जिसमें भाषा विज्ञान भी होती है, जिसमें साहित्य शास्त्र संबंधी विशेषताएं भी होती है, जैसे शैलीगत विशेषताएं हुई या रीतिगत विशेषताएं हुई, अलंकार हुए, छंद हुए, इन सब को शामिल कर सकते हैं। और भावगत के अंतर्गत जो भावनाओं से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहली जो इनकी कलागत विशेषताओं के अंतर्गत जो विशेषता ले सकते हैं वो है कथ्य और शिल्प की नवीनता। इन्होंने जो चीज कही उसको भी नए रूप में लिया, और जो शिल्प का विधान आपने किया वो भी समय के अनुसार नवीन था, उसमें एक नयापन था। और अगली बात को हम ले सकते हैं कि इनकी भाषा की बुनावट में एक सजीवता थी, निष्क्रियता या निर्जीवता इनकी भाषा में नहीं थी। अक्सर साहित्यकार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर जाता है, उस भाषा के प्रयोग से भाषा की सजीवता समाप्त हो जाती है, लेकिन आपने सब तरह के प्रयोग करके भी भाषा की सजीवता को नष्ट नहीं होने दिया। इसके साथ साथ आपकी जो नाटक, एकांकी, कहानियाँ जिस विधा में भी आपने लिखा, इनमें प्रयोग किए गए शब्दों को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आपके पास शब्दों का असीम भंडार था। इसलिए आपने भावों को प्रकट करने के लिए, कार्यों को प्रकट करने के लिए, अपनी बात को प्रकट करने के लिए अनेकों तरह के शब्दों का प्रयोग किया। कहीं भी शब्द आपके प्रकटीकरण में वैचारिक हो चाहे भावात्मक हो, उसमें भाषा कहीं भी बाधा नहीं बनती है। इसके अलावा हम ये मानते हैं कि ये प्रमुखतः नाटककार ही हैं, हम महत्व इनके इसी रूप को देते हैं, तो उनकी खासियत को भी हमें यहाँ लेना चाहिए। आपने नाटकों में दृश्य योजना, रंग सज्जा, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार, अभिनय, प्रकाश योजना, ध्वनि, गीत और संगीत को प्रमुख स्थान दिया, और उसके साथ साथ इनके ऊपर नवीन प्रयोग भी किए। और इन नवीन प्रयोगों से
इनके एकांकियाँ कहीं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हुई, बल्कि इनके इस कार्य के कारण या इस प्रयोग के कारण इनकी एकांकियों को एक नया रूप उस समय के अनुसार मिला। इसके साथ साथ आपने जब जिस तरह की भाषा की आवश्यकता थी, उसी तरह की भाषा का प्रयोग आपके द्वारा किए गया, जिससे कि आपके एकांकी और नाटक तथा अन्य जो विधा में आपने लेखन का कार्य किया है वो काफ़ी प्रभावी रहे हैं। बोलचाल एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग आपकी एक विशिष्टता रही है आपके रचनाओं में। इसके साथ साथ आपने सीधी अभिधायुक्त भाषा का प्रयोग नहीं करके प्रतीकों और बिंबों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है, और अपनी भाषा में एक व्यंग्यात्मक रूप भी, जहां आपको किसी सामाजिक कुरीति पर चोट करनी थी या कोई ऐसी बात कहनी थी जिसको सीधी तरह से कहने पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, वहाँ व्यंजना में, व्यंग्य में आपने अपनी बात कही। तो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग भी आपकी लेखन की एक विशेषता रही है। इसके अलावा आपने अपने इन नाटकों में, एकांकियों में, कहानियों में और कविताओं में प्रयोग करने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए सूक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया। जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ इनका प्रयोग मिला। इसके अलावा जहाँ तक शब्दों के प्रयोग की बात है, आपने तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, अंग्रेजी शब्द, इसके अलावा अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया। और आपने अपने नाटकों में, एकांकियों में, साहित्य में वर्तमान समाज को प्रकट करने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो है उपयोग अपने लेखन में किया। तो इसके साथ इनकी जो कलागत विशेषताएं हैं वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। हमने समस्त जो विशेषताएं हैं वो तो नहीं लिए, लेकिन कुछ आवश्यक विशेषताएं जो कि आपके जब लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार करने के लिए जब प्रश्न आता है तो उसके लिए इतना एक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी के लिए काफ़ी है, उतना मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ हमारा आज का ये व्याख्यान यहाँ मैं उसको विराम दूंगा, और आगे कल हम भावगत विशेषताओं के साथ साथ इस एकांकी के बारे में इस पुस्तक के संकलनकर्ता ने जो बात कही है उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।